हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि वैद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि वैद्युत डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र दो जगह उत्पन्न होता है, अक्ष और निरक्ष। जिसमें मैंने आपको अक्ष की गणना कर डाली थी, लेकिन निरक्ष की गणना आपको नहीं की। आज हम पढ़ेंगे शायद वैद्युत डाइपोल के कारण निरक्ष बोलो या दूसरा उसका नाम बोल सकते हो विषुववृत्त उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। वापस सुन लो, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि वैद्युत डाइपोल के कारण निरक्ष बिंदु या विषुववृत्त पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला प्राप्त कीजिए। तो आपको याद होगा, आपको वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला नया नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर मैंने फॉर्मूला बताया था 1/4πε0 Q/r²। मैंने आपको बताया ये पूरा अचलांक है। Q माने बिंदु आवेश, R माने जिस बिंदु से आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना उनके बीच की दूरी। मैंने ये भी बताया था कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि, और जब सदिश राशि होगी उसकी दिशा होनी चाहिए। हमने आपको बताया था अगर एक्स अक्ष पर कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये थीटा कोण पर तो इसके दो घटक आएंगे। थीटा के पास वाला भुजा कॉस और थीटा से दूर वाला क्या आएगा साइन। ये बात आप बार बार याद रखना क्योंकि अपने को यूज करेंगे। वापस सुन लो, हमने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि जिसकी दिशा होती है। मैंने आपको ये बताया था कि वैद्युत क्षेत्र में आपको था जैसे धन ध्रुव हो तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होती है, बाहर की ओर, और ऋण ध्रुव हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, अंदर की ओर होती है। धन ध्रुव तो कहाँ होती है, बाहर की ओर, और ऋण ध्रुव तो कहाँ होता है, अंदर की ओर। अब बात आती है कि विषुववृत्त के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला व निरक्ष बिंदु पर कैसे ज्ञात करोगे। ध्यान दे देना, आपको पता चल जाएगा। पहले मान लेते हैं कि ये अपना वैद्युत डाइपोल है। याद होगा विद्युत डाइपोल मैंने कंडीशन बताई थी कि दो आवेश होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस। बताया था, परिभाषा उस दिन बताया था कि विद्युत डाइपोल में बताया था कि जिसपे वह निकाय जिसके दोनों आवेशों का मान समान हो परंतु एक दूसरे के क्या होंगे, विजाती होंगे। जैसे मान लो ये विद्युत डाइपोल है, हमने बताया था इस पे ज्ञात करेंगे अक्ष होता है, जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे निरक्ष बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपका निरक्ष बिंदु है। इस बिंदु का नाम हमने रखा है P। अब ये अगर निरक्ष बिंदु है तो इसका दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा भाई, जिसकी मान लो याद है वैद्युत डाइपोल के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानोगे, A। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानते थे, A। टोटल दूरी माना जाए तो 2A डाइपोल बताएगा। ये दूरी मान लो R। अब अगर पूछा जाए भाई इनके ये दूरी कितनी होगी, और ये दूरी कितनी है, तो देखो ये R ये A, और ये देखो कैसा मिला आपका समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज दिखे तो याद है ये कर्ण का काम करेगा, ये सामने वाले भुजा है पास की भुजा। तो कर्ण का कैसे निकालते थे, कड़ी में छोटी दो से भुजा के वर्ग के मान के बराबर। ना पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ भी R यहाँ A, तो ये आएगा कड़ी में R² + A² क्योंकि कर्ण निकालना। अब हमें ये बात आती है तो दूरी आ गई, हमें यहाँ पे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब ध्यान देना, पहले तो धन ध्रुव है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगी, बाहर की होगी। बाहर मतलब इस तरफ। ये ऋण ध्रुव है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, अंदर की होगी। लेकिन प्रॉब्लम है, ये ना देखो ना तो एक्स अक्ष पे है, अगर मैं यहाँ से ऐसे डाल दूँ तो ना तो ये एक्स अक्ष पर है ना तो वाई अक्ष पर है। इसलिए अगर यहाँ पे हम थीटा कोण माने तो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे भी होगा क्योंकि समान दूरी है। अब बात आती है तो यहाँ भी कोण कितना बनेगा, थीटा। कैसे, एकांतर कोण से याद होगा, यहाँ पे कोण थीटा, तो अगर यहाँ से ये समांतर कोण तो यहाँ भी कितना बनेगा, थीटा। ये एकांतर कोण से देखो ये वाला जेड के शेप में ये कितना आएगा, थीटा आएगा। अब बात ये आती है इसके मान कितने होंगे, इसके दो घटक आएंगे। थीटा के पास वाला भुजा कॉस मतलब E माइनस कॉस थीटा, और दूसरा आएगा नीचे की ओर आएगा E माइनस साइन थीटा। इसके भी दो घटक आएंगे, थीटा के पास वाला भुजा कॉस मतलब E प्लस कॉस थीटा, और ऊपर आएगा E प्लस साइन थीटा। एक बार वापस समझ लो पूरा आकृति कैसे बनाया मैंने। देखो पहले समझ लेते दूरी। मैंने दूरी बताई आपको कि निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
हमने बताया मान लो ये विद्युत डायपोल एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ऐसा नहीं यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस में तो कोई तकलीफ नहीं है, तो दिशा इधर हो जाएगी बस, तो माइनस में आएगा, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। तो हमने एक प्लस क्यू लिया एक माइनस क्यू लिया, टोटल दूरी 2a, ये मूल बिंदु है, ये दूरी a, ये भी दूरी a। हमें नीरज पर स्थित बिंदु P, याद है नीरज कैसे ज्ञात करोगे, मूल बिंदु से ज्ञात करोगे। तो यहाँ पे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करोगे। यहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र बताएंगे, एक प्लस क्यू के कारण एक माइनस क्यू के कारण। प्लस वाला है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ होती है, बाहर की ओर, देखो इसका यहाँ से इधर बाहर कैसे होगा। अब प्रॉब्लम ये हो, यहाँ पे कोण थीटा, तो यहाँ भी देखो ऐसे अगर बना हो तो यहाँ भी कोण थीटा, क्यों, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पर चाहिए वाई अक्ष पर चाहिए। इसके दो घटक हैं, एक ई प्लस कॉस थीटा और एक आया ई प्लस साइन थीटा। दूसरा आता है ये वाली, देखो ध्यान देना, ये माइनस है, इसका विद्युत क्षेत्र दिशा का होगा अंदर की ओर। इसके भी दो घटक आएंगे, एक आएगा ई माइनस कॉस थीटा और दूसरा आएगा ई माइनस साइन। एक बात ध्यान देना, दोनों का आवेश समान है, दोनों की दूरियां भी समान, तो दोनों के विद्युत क्षेत्र की कीमत भी क्या होगी, समान होगी। और दोनों के जब विद्युत क्षेत्र की कीमत समान होगी तो ये वाला कीमत देखो, तो ध्यान देना, अगर दोनों की ई प्लस और ई साइन दोनों का प्लस बराबर है तो ये वाली और ये घटक मतलब ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा का मान भी बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों मतलब से ई प्लस बराबर ई माइनस, ये दोनों बराबर हो जाए तो यहाँ भी ई बराबर ई मान लो, तो क्या आएगा, ई प्लस जगह ई साइन थीटा और इसकी जगह आएगा ई साइन थीटा। लेकिन दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण ऊर्ध्व घटक का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा होगा, बीच में माइनस, तो ये इससे कट जाएगा। ये आपको बुक में डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको प्रूव भी करके दे दूँगा। वापस समझ लो, पहले ये कैसे माना, यही मेन है। हमें नीरज पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो पहले हमने प्लस क्यू का लिया, इधर जाएगा। अब ऐसे जाने की वजह से थीटा कोण बना, इसलिए इसके दो घटक, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन। फिर ये माइनस है तो ये अपनी ओर खींचेगा, यहाँ भी देखो एकांतर कोण से यहाँ पर भी थीटा बनेगा, फिर जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ, ये थीटा, इसके भी दो घटक, ई माइनस कॉस थीटा, ई माइनस साइन थीटा। अब हमें सबकी कीमत निकाल के देंगे, पहले मानोगे भाई कि माना कि विद्युत डायपोल में दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। फिर लिखोगे बिंदु O से नीरज पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जिसकी मध्य बिंदु O से दूरी कितनी है, इतना लिखने के बाद आप पहले लिखोगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो E प्लस बराबर क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब R माने हमें ये दूरी चाहिए, तो क्या बताया था, बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर ज्ञात करना उनके बीच की दूरी, तो कड़ी में कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर करो तो ये हट जाएगा और ये हटेगा तो अपने पास आएगा E प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। समीकरण कितना मान लिया, 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालोगे क्या मानोगे, ई माइनस फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। अब R माने ये दूरी, हाँ माइनस से माइनस बोलो नहीं लिया, हमने कहा कि और माइनस दिशा दर्शाएगा अंदर की ओर, बाकी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब इसकी दूरी कितनी है, वही दूरी है, तो आपका सेम कीमत आएगा। देख लो दोनों कीमत सेम आ गई। अब दोनों कीमत सेम आ गया तो मतलब क्या चाहिए, पढ़ानी चाहिए, तो यहाँ लिखोगे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र। अगर हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए तो वेक्टर E बराबर आपका आ जाएगा E प्लस एंड E माइनस। अब प्रॉब्लम यहाँ हुई है तो वेक्टर स्वरूप में आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे वेक्टर तो नहीं, इसके दो घटक है तो दोनों लेना पड़ेगा। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ E प्लस कॉस थीटा कॉमा E माइनस साइन थीटा। चाहो तो यहाँ पे I कैप और यहाँ पे J कैप, दो घटक निकाल लिया, प्लस है तो प्लस, इसके भी दो मान, एक आया E माइनस कॉस थीटा कॉमा
ई माइनस साइन थीटा। याद होगा आपको बीच में प्लस से, याद है ये एक्स और ये वाई है, याद है ना, ये x1 मानते थे, ये y1 और ये x2 मानते थे, ये y2। जोड़ते कैसे थे, x को x से, y को y से, वैसे हम इसको जोड़ डालेंगे। जब जोड़ेंगे तो x को x से जोड़ेंगे तो अपना आएगा e प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, बीच में कॉमा, इधर आएगा ई माइनस साइन थीटा प्लस, लेकिन हाँ एक चीज और, ये नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ये प्लस की के चिन्ह माइनस और माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा। अब बात में ये भी आती है, दोनों की कीमत रख दो। ई प्लस की कीमत है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस इसकी कीमत है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये तो एक्स का हो गया, वाई का भी लिख लेते हैं। इसकी कीमत है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कड़ी हट गया है, तो ई प्लस की कीमत है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा, बीच में माइनस और माइनस, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। एक बार यहाँ तक वापस समझ लेते हैं। हमने बोला कि विद्युत डाइपोल के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब हमें यहाँ पे हमने बताया कि विद्युत डाइपोल के कारण अक्ष पर हमने पहले बता दिया था, निरक्ष पर बताना है। हमने माना कि विद्युत डाइपोल में दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिनके बीच की दूरी 2a है। निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका बिंदु O से दूरी r है। हमें दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस के कारण जो दूरी आएगी तो पाइथागोरस प्रमेय से ये r और ये a, तो ये कर्ण का काम करेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का कैसे निकालते थे, कर्ण बराबर कड़ी में आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, या दो शेष छोटी भुजा के वर्ग के मान के बराबर होता है। वैसे यहाँ पे लगा लिया हम। अब इसके देखो यहाँ पे प्लस, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र बाहर होगा, इसलिए दो घटा का, एक ई प्लस कॉस थीटा और एक ई माइनस साइन थीटा, ई प्लस साइन थीटा। ऐसे देखो ये माइनस की इसका अंदर क्यों होगा, तो इसके भी दो घटा आएगा, ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस सॉरी ई माइनस कॉस थीटा, ई माइनस साइन थीटा। तो हमने पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लिया, फिर पैरामीटर का। पैरामीटर प्रॉब्लम ये वैद्युत क्षेत्र सदिश रूप में था, इसके दो घटक निकाल लिया, अदिश रूप में निकाला। फिर हमने क्या किया, दोनों की कीमत रख दी। रखने के बाद देखो हमने क्या किया, ये दोनों सेम कीमत है, सेम होने की वजह से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, बोल देता हूँ। जुड़ने बाद आएगा 1 ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। लेकिन हाँ ये दोनों बराबर है, लेकिन बीच में माइनस होने की वजह से पूरा कट जाएगा। पूरा कट गया मतलब क्या है जी, इसलिए मैंने आपको पहला वर्ड ये बोला था। बुक में आपको ऐसे लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा, डायरेक्ट आपको ये कीमत दी रहेगी। बोला जाएगा ऐसे कि वाई घटक में ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस साइन थीटा का मान समान होने की वजह से क्या हो जाएगा, वाई घटक का मान 0 हो जाएगा, सीधा एक्स घटक लिख दिया जाता है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट लिखे भाई सदिश स्वरूप में होगा, अदिश में लेना हटा दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। चलिए ये रफ कर देता हूँ, ध्यान देना। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाले फ्रॉम फिगर चित्र से देखो, मैं चित्र आपका नहीं रफ किया है, चित्र से अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो आपको 10th में पढ़े हो, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पास की भुजा बटे में कोण। तो पास की भुजा कौन है, ए, और कर्ण कौन है, ए अपॉन कड़ी में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बड़ी अच्छा इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। यही कीमत हम यहाँ रखेंगे तो आपका क्या आएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा का मान ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। इसके पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकता हूँ। आपको दिख रहा होगा कि दोनों का ये आधार समान है, नीचे गुणा है, आधार समान तो घात जुड़ जाएगा, मतलब 1 + 1/2, 2 कम 2, 2 और 1 3। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2।
अब हमें 3/2 आ गया। अब हम जानते हैं, बार बार यूज करते हैं अपने, कैसे करेंगे, आप पढ़े होंगे कि Q इंटू 2A बराबर क्या पढ़े थे, P, ये पूरा P हो जाएगा। तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 P/r² प्लस a² पावर 3/2। ये आपका वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तो आ गया। अगर कंडीशन होता है कि यदि r का मान a से ज़्यादा हो तो r² का मान a² से बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये ज़्यादा ये कम है। कम वाले ज़्यादा वाले के स्क्वायर करोगे तो और ज़्यादा हो जाता है। कम और जैसे होता है 10 और ये मान लो 0.1, तो 10 का स्क्वायर करोगे 100 और इसका 0.01, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। और बहुत कम होगा, अगर इसमें मैं प्लस करूँ तो आपका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 100.01 आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसको नगण्य मानते हैं। मतलब a² को नगण्य लेने पर, इसलिए लेस देन 0 लेने मतलब नियर अबाउट 0 हो जाएगा। और नियर अबाउट 0 हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P/r² पावर 3/2, 2 कट जाएगा। E बराबर आएगा, मैं लिख देता हूँ, E बराबर आपका आ जाएगा 1/4πε0 P/r³। ये आपका गया वैद्युत डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। वापस हम लोग यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि 2q/cos थीटा हुआ, सदिश हटाया तो तुरंत x y हट गया, y तो है 0 है, कोई फर्क नहीं दिखा। अब यहाँ पे क्या किया, चित्र से cos थीटा का मान निकाल के यहाँ रख दिया। रखने के बाद नीचे का दोनों का हर बराबर तक घात जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2 इतना हो जाएगा। हम जानते हैं q × 2a बराबर होता है p, मतलब इसकी जगह p रख दिया। अब हम क्या जानते हैं, मान लिया r का मान a से बहुत ज़्यादा हो तो r² का मान बहुत ज़्यादा होगा, a² का मान बहुत कम, ये 0 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, अपना आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र। यह हो गया साहब वैद्युत डायपोल के कारण निरक्ष बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर में आता है और लास्ट ईयर लगभग आया हुआ था कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। अब बात हमें आती है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण हम बाद में पढ़ेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या है वो समझो। और ये कोई नया नहीं है, आपको ना याद हो तो 10th में आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़े थे। क्या पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। आपका उसमें एक क्षण चुंबक होता था, मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा समझाया था, N और S होता था, जिसके चारों एक काल्पनिक क्षेत्र होता था जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ 10वीं में पढ़े थे कि चुंबक के चारों ओर एक अपने पास काल्पनिक क्षेत्र रेखा होती थी। यहाँ से चुंबक में ऐसे पढ़े थे, काल्पनिक क्या होती है, क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब हमने ये भी पढ़ा कि काल्पनिक क्षेत्र रेखा होती है, पढ़े तो आप 10वीं में कि चुंबक के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र, काल्पनिक ये क्षेत्र रेखा अपने को दिखाई नहीं देती, कि वह काल्पनिक क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाते हो। किसको दर्शाते हो, मान और दिशा को दर्शाते हो, तो उस काल्पनिक क्षेत्र रेखा को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। वापस और ये 10वीं पढ़े थे ना कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा जो चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाता हो, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा पढ़ते हैं। यहाँ भी पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। गुण में आप 10वीं में पढ़े हो, क्या पढ़ते थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। वापस ये पढ़े था, सुनिए पहला गुण चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात ये बंद लूप निर्मित करते हैं। 2 गुण हो गया। तीसरा, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को कहीं पे प्रतिच्छेदित नहीं करते, अर्थात कहीं पे काटती नहीं है। और जब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे, मतलब तीसरा रूल हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, प्रतिच्छेदित ना करने मतलब काटते नहीं है। तीसरा देखो आपको ये दिखेगा, चौथा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा पास पास है और यहाँ पे दूर दूर, मतलब ये अक्ष है और ये निरक्ष है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, सब कुछ है। इसके बाद पढ़े थे अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में। एंड लास्ट
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती थी? चुंबकीय क्षेत्र के मान और दिशा। सेम टू सेम यही है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पे चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे और यहाँ पे हम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ेंगे। ध्यान समझना, वैद्युत क्षेत्र रेखा है। देखो वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? जैसे ये धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव, वही आवश्यक होता है धन और ऋण। अब इसमें क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता था इसके चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र है। बस एक अंतर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा में वो बंद रूप निर्मित करती थी और ये बंद रूप निर्मित नहीं करेगी, बस बाकी सब कुछ सेम है। देखो इसमें अगर आपको पूछा जाए भाई कि वैद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, आप क्या दोगे? कि किसी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा। मैंने काल्पनिक बोला, काल्पनिक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने काल्पनिक बोला। परिभाषा क्या दोगे? कि किसी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखा। वापस सुन लो, किसी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा जो वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती हो, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। वापस सुन लो, किसी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा जो वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती हो, उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब आता है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, या ना हो तो लाक्षणिकता बोल सकते हैं। पहली लाक्षणिकता क्या है? पहला गुण क्या है? वही सेम, वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर से निकल रही है? धन ध्रुव से निकल कर कहाँ जाती है? ऋण ध्रुव की ओर। मेरा पहला गुण हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान समझ लो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर जाती है। यहाँ से भी इधर से अंदर नहीं आ सकती। मतलब वापस सुनो, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर जाती है। दूसरा, जब ये यहाँ गए वापस नहीं है, मतलब बंद लूप निर्मित नहीं करेगा, इसलिए बोल सकते हो यह बंद लूप निर्मित नहीं करता। तीसरी, कि ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रही, इसलिए आप बोल सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तीसरा, चौथा, ये देखो ध्रुवों पर पास पास दूर, बीच में क्या दूर दूर, मतलब बोल सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर पास पास होती है और मध्य में दूर दूर होती है। चौथा, पांचवा गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है? वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को। मान माने जैसे चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र ज्यादा और यहाँ वैद्युत क्षेत्र कम, दिशा धन से ऋण जा रही है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती है। एंड लास्ट आपका, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र हो तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में। तो वापस सुन लो, पहला गुण क्या था? कि वैद्युत क्षेत्र रेखा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर गति करती है। दूसरा, यह बंद लूप निर्मित नहीं करती है। तीसरा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर क्या है? पास पास,
बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर पास पास और मध्य में दूर दूर होती है। चौथा गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा है, ध्रुवों पर पास पास बीच में दूर। चौथा था ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती, इसलिए बोल सकते हो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ब्रैकेट में काटती नहीं है। एंड पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती है। एंड लास्ट आपका छठा, वे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में होती है। एक बार वापस सुन लो, विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने बताया, पहला विद्युत क्षेत्र रेखा के पहले विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते थे, क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा जो विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती हो, उसे हम विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र रेखा वापस सुन लो क्या बोला, विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा में बताया कि किसी आवेश के चारों ओर की वह काल्पनिक क्षेत्र रेखा है जो विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती हो, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण, ये विद्युत क्षेत्र रेखा धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव की ओर गति करती है। दूसरा, यह बंद लूप निर्मित नहीं करती, मतलब धन से ऋण जाएगा, ऋण से धन नहीं आएगा, ये बंद लूप निर्मित नहीं करती। तीसरा मैंने बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ध्रुवों पर देखो पास पास से, मध्य में क्या है, दूर दूर होती है। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं है। पांचवा, विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के मान और दिशा को दर्शाती है। एंड छठा, विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दिशा में होती है। यह आपका हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये आपको इतना आपको पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर का नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा इसके आगे वाले टॉपिक, जिससे आपको आ जाए। आप लोग वीडियो एक बार ना हुए तो 2 से 3 बार पढ़ो, फिर ना हुए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लो, जो भी क्वेरी होगी आपके सॉल्व हो